बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो कि हमारे आसपास के पदार्थ है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो देखिए, ये हमारा जो क्लास 9th का साइंस जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा क्या है, रसायन विज्ञान। तो आज हम इस चैप्टर का आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आए हैं। इससे अगला वाला वीडियो जो हमने डाला है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, उसमें हमने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा, बिल्कुल इजी से इजी भाषा में, इजी परिभाषा को लेकर के, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नोट्स। देखिए, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कहते किसे हैं? तो देखिए, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, क्या विश्व भर में जितनी भी वस्तुएं हैं जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु क्या है, पदार्थ है। जैसे पेन हुआ, चौक हुआ, टेबल हुआ, ग्लास हुआ, कुर्सी हुआ, बैटरी हुआ, ये सब हमारा क्या है, एक तरह से पदार्थ ही है। देखिए इसके आगे, पदार्थ स्थान घेरता है। क्या कह रहा है कि पदार्थ जो होता है क्या करता है, स्थान घेरता है। पेन हुआ हमारा, ये भी कहीं ना कहीं रखेंगे तो ये भी क्या, जितना बड़ा है उतना अपना स्थान घेरेगा। चेयर है, उसको भी रखेंगे तो स्थान घेरेगा। कुर्सी है, उसको भी रखेंगे तो स्थान घेरेगा। ठीक, तो अब इसके आगे देख लीजिए। देखिए, अब क्या देखेंगे, कणों के भौतिक गुण। देखिए, पदार्थ कणों से बना होता है। क्या पदार्थ किससे बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा चौक है, उसको फोड़ेंगे तो उसमें क्या, पाउडर निकलेगा, और बहुत महीन महीन उसमें क्या होंगे, कण दिखाई देंगे। पाउडर जो होता है उसका, उसमें कण दिखाई देते हैं, तो वो हमारा क्या है, कणों से मिलकर बना होता है। उसी तरह से देखिए, यह सतत नहीं होता है। क्या होता है, ये जो है कि सतत नहीं होता है। और पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यानी चौक में जो कण आते हैं हमारे, वो छोटे होते हैं। यानी कोई भी पदार्थ, दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, हमारे आसपास कोई भी पदार्थ हो, जितने भी पदार्थ बने हुए हैं वो किसी न किसी कण से मिल कर के ही बने हुए हैं। इसके बाद देखिए आगे, देखिए इसके बाद हमारा है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। क्या करते हैं, पदार्थ के कण जो है कि निरंतर गति करते रहते हैं। उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण गति करते रहते हैं। किस प्रकार से गति करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, गति करने की ऊर्जा होती है, इसलिए वे निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको समझाया है कि पदार्थ के कणों के बीच में किस प्रकार से रिक्त स्थान होता है, उसको हमने प्रूफ करके आपको बताया है। उसके बाद देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सटे हुए होते हैं। उसके बाद देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चा? तो देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं। कौन कौन सी? भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला हमारा ठोस अवस्था है, दूसरा हमारा द्रव अवस्था है, और तीसरा हमारा क्या है, गैसीय अवस्था है। देखिए, हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। तो बताइए, जो मानव है, मानव को किस प्रकार से इन तीनों अवस्थाओं में विभाजित करेंगे? तो देखिए, मानव के बॉडी में भी तो ऐसा कुछ पार्ट है जिसको हम तीनों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। पहला हमारा है हड्डी और दांत। हड्डी और दांत क्या है हमारा, ठोस है, कठोर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था हो जाएगा। ब्लड और जल, हमारे बॉडी में ब्लड भी यानी रक्त भी पाया जाता है, और क्या, जल भी पाया जाता है, पानी भी पाया जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गया, द्रव अवस्था हो गया। और तीसरा हमारा क्या है, फेफड़ों में हवा। फेफड़ों में जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे फेफड़ों में हवा जाता है, वायु जाती है, वो हमारा क्या हो गया, गैसीय अवस्था हो गया।
उसके बाद देखिए ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या क्या है, तो देखिए ठोस अवस्था एक निश्चित आकार होता है। देखिए ठोस अवस्था का आकार क्या होता है, बिल्कुल भी निश्चित होता है। जैसे ये हमारा पेन है तो इस पेन का आकार क्या है, बिल्कुल हमारा निश्चित है। और ये मार्कर है तो इस मार्कर का आकार क्या है, इस मार्कर का भी आकार बिल्कुल निश्चित है। उसके बाद देखिए निश्चित या स्थिर आयतन होता है। जो ठोस होता है उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, स्थिर होता है, यानी ठोस में कुछ न कुछ भार होती है। तो वही कह रहा है कि निश्चित या स्थिर आयतन होता है। इसकी संपीड्यता नगण्य होती है, यानी इसके कण के बीच में जरा सी भी क्या होती है, संपीड्यता नहीं होती है, दूरी नहीं होती है। ठोस के कण क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मजबूती के साथ चिपके होते हैं, एक दूसरे को पकड़े होते हैं। अगला क्या है कि ये दृढ़ होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। उसके बाद अब देखिए क्या, द्रव अवस्था आप देखेंगे। द्रव अवस्था देखिए, द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। देखिए पानी अगर हम लेते हैं, फर्श पे गिराते हैं तो वो क्या होता है, पूरी तरह से फैल जाता है। क्या होता है, फर्श पे पूरी तरह से फैल जाता है। या फिर लिक्विड में देखिए दूध भी गिराएंगे फर्श पे, पूरी तरह से फैल जाएगा। और उसके बाद तेल भी गिराएंगे, वो भी फैल जाएगा। यानी द्रव को जिस अवस्था में जिस आकार में डालेंगे वो उसी पात्र का आकार ले लेगा। भगोने में डालेंगे तो भगोने का शेप लेगा, बोतल में डालेंगे बोतल का लेगा। यानी लिक्विड जो होता है, द्रव क्या होता है, तरल होता है, और उनमें क्या होती है, बहाव होती है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा है, द्रव का स्थिर कोई आकार नहीं होता है। देखिए द्रव का कोई भी आकार नहीं होता है। भगोने में डालेंगे वो भगोने के शेप का हो जाएगा, भगोने के आकार का हो जाएगा। और बोतल में डालेंगे तो वो बोतल के आकार का हो जाएगा। ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का आकार ले लेगा। ये बर्तन आकार लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये बर्तन क्या करते हैं, आकार लेते हैं। और ये हमने अभी समझाया कि स्थिर कोई आकार नहीं होता, यानी जिस बर्तन में डालेंगे उसका आकार ये लेता जाएगा। उसका आकार तो होता है लेकिन निश्चित नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि कोई आकार नहीं होता है, ये बर्तन का आकार लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है। देखिए द्रव में कुछ न कुछ उसमें भी क्या होता है, भार होता है। देखिए दूध को हम लेते हैं लीटर के हिसाब से, किलो के हिसाब से, उसी तरह से क्या तेल को भी लेते हैं, उसी तरह से हमारा बोतल का पानी जो बिकता है उसको भी देख लीजिए। मतलब कुछ न कुछ द्रव में क्या होता है, वेट होता है। अगला देखिए, द्रव में बहुत कम संपीड्यता होती है, यानी द्रव के कण जो होते हैं एक दूसरे से चिपके तो होते हैं लेकिन उनमें क्या होता है, उनके बीच में क्या होती है, दूरी होती है। क्या होती है, जल के बीच में, द्रव के बीच में क्या होती है, दूरी होती है। संपीड्यता का मतलब बहुत कम संपीड्यता होती है, यानी बहुत कम उनके कण के बीच में दूरी होती है। चलिए अब ये तो समझ लिए। इसके बाद आते हैं क्या, गैसीय अवस्था। देख लेते हैं गैसीय अवस्था। देखिए गैसीय अवस्था, गैसों में बहाव होता है। तो अब कहेंगे भाई बहाव कैसे होता है, ये तो सोचने वाली बात है। वही सही बात है, बहाव होता कैसे है। तो देखिए बहाव कैसे होता है, जैसे हमने क्या किया, एक रूम में पूरा गैस भर दिया, यानी धुआं भर दिया, पूरे रूम को पैक करके उसमें क्या किया, धुआं भर दिया पूरा। और उसके बाद पूरा धुआं भर के क्या करेंगे, दरवाज़ा खोल देंगे, उस रूम का दरवाज़ा खिड़की जो भी होगा हम खोल देंगे। तो क्या वो जो गैस है उसी रूम में पैक रहेगा या फिर अगले रूम में जाएगा? तो जाहिर सी बात है भाई, रूम खोलेंगे तो बाहर तो गैस जाएगा ही जाएगा। तो इसी को क्या कह रहा है कि गैस में बहाव होता है। उसके बाद अगला हमारा है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है। देखिए गैसों में संपीड़ितता क्या होती है, अधिक होती है, यानी गैस के जो कण होते हैं बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा उनके कण होते हैं क्या, बहुत दूर दूर होते हैं। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। देखिए गैस की कोई निश्चित सीमा नहीं है कि हमने क्या इस रूम में पैक किया गैस को, फिर खोला
तो क्या ये गैस निकल के दूसरे रूम में जाएगा? ज़रूरी तो नहीं है कि ये दूसरे रूम में ही जाएगा, तीसरे रूम में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है, बाहर भी निकल सकता है, गैस जगह पाएगा तो वही कह रहे हैं। देखिए गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। अगला देखिए, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। देखिए भाई, कोई गैस को तो देख नहीं सकता है तो उसका आकार क्या है? निश्चित नहीं होता है गैस का आकार। अगला, गैस में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। देखिए गैस का क्या होता है? कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, उसका क्या होता है? वेट नहीं होता है, भार नहीं होता है। अब इसके बाद अगला हमारा क्या है टॉपिक? पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्थाओं में हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं? तो देखिए किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए बच्चा, मैंने एक एक टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझाया, तो बिल्कुल ध्यान दे के समझिएगा, बिल्कुल ध्यान दे करके समझिएगा। अगर इससे भी ना समझ में आए तो मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट समझा करके इसका डाला है। ये हमारा जो है, मैं अभी जो समझा रही हूँ, ये हमारा नोट्स है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स भी बना सकते हैं, अपने कॉपी पे भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। देखिए, पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलती है। देखिए भाई, अगर कोई कह दे कि पदार्थ की कोई ऐसी अवस्थाएं बताइए जो कि तीनों अवस्थाओं में मिलती हो, पदार्थ की ऐसी अवस्था बताइए जो कि तीनों में मिलता हो, ठोस, द्रव, गैस। तो अब तो भाई सोचने लगेंगे। सोचना नहीं है यार, दिमाग लगाओ, सोचना नहीं है। देखिए हमारा क्या होगा? अवस्था है बर्फ होगा, जाहिर सी बात है। देखिए बर्फ है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, वो हमारा बर्फ हो गया। उसी बर्फ को अगर हम बाहर निकाल दें, फ्रीजर से बाहर निकाल दें, फ्रिज से बाहर निकाल दें, तो वो क्या बाहरी वातावरण पाके क्या होगा? पिघलने लगेगा। पिघलेगा तो हमारा क्या होगा? द्रव में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा, पानी बनेगा वो। तो जब वो पानी बनेगा तो उसमें से देखते हैं धुआं टाइप का कुछ निकलता है, भाप टाइप का निकलता है। बर्फ से भाप निकलता है ना। तो देखिए उसी को कह रहा है कि ठोस हमारा बर्फ हो गया, पानी हमारा द्रव हो गया, और गैस हमारा क्या है? वाष्प है। जो बर्फ से वाष्प निकलता है वो हमारा क्या हो गया? गैस हो गया। तो देखिए कोई भी पूछेगा कि पदार्थ की ऐसी अवस्थाएं बताइए जिनमें तीनों मिलता हो, तो सीधी सी बात है, पानी है। वो क्या है? पानी है। तो पूछेगा भाई पानी कैसा है? तो सीधा बताइएगा, पानी को जब हम जमाएंगे तो वो हमारा सॉलिड में बर्फ हो गया। जब उसको ये फ्रिज से बाहर निकाल देंगे तो वो क्या होगा? पिघलने लगेगा, वो हमारा लिक्विड होगा। लेकिन जब पिघलेगा तो उसमें से कुछ वाष्प भी तो निकलेगा, तो वो जो वाष्प होगा हमारा क्या होगा? गैस होगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? देखिए, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है। अभी हमने बताया कि बर्फ को क्या करेंगे? गर्म भी करेंगे, या फिर बाहरी वातावरण से हीटनेस के कारण, इस टाइम तो खैर गर्मी है, गर्मी के हीटनेस के कारण, टेम्परेचर के कारण क्या होगा? वो पानी में परिवर्तित होने लगेगा, और पानी में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए पदार्थ की ये जो अवस्थाएं होती हैं उनको 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है, इनकी अवस्थाओं को। तो देख लेते हैं अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए पहला अवस्था हमारा क्या है? तापमान में परिवर्तन, यानी तापमान के द्वारा कैसे ये इन अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। और दूसरा क्या है हमारा? दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब के द्वारा कैसे परिवर्तन होता है। देखिए अब हमारा क्या है? पहला हमने क्या बताया आपको? तापमान में परिवर्तन। तो देखिए तापमान में परिवर्तन कैसे होता है? पहला है हमारा, तापमान में जो परिवर्तन होता है वो गलनांक के द्वारा होता है। तो देखिए, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। हमने अभी आपको बताया कि बर्फ को क्या करेंगे? निकाल के बाहर रख देंगे, उसको हीट नहीं करना है, निकाल के बाहर रख देंगे तो एटमॉस्फेयर का, वातावरण का, वायुमंडल का जो दाब होगा, जो टेम्परेचर होगा, उसी के कारण क्या होता है? वो बर्फ क्या होता है? पिघल कर द्रव बन जाता है। और जो पिघलकर द्रव बनता है वह इसका क्या कहलाता है? उस क्रिया को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। यानी ठोस से द्रव में जब चेंज होता है तो उस चेंज होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। देखिए बर्फ का गलनांक
273.16 केल्विन है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। लेकिन सुविधा के लिए हम क्या इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। हम देखिए केल्विन में हमारा जब बर्फ़ का लेंगे तो 273 लेंगे, और लेकिन वही डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे। इसके बाद देखिए आगे, अगला हमारा है क्या? संलग्न की गुप्त ऊष्मा। संलग्न की गुप्त ऊष्मा। देखिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब पर जो 1 किग्रा ठोस को उसके गलनांक पर, यानी 1 किग्रा ठोस को जो हम चेंज कर रहे हैं उसी गलनांक को बोला है कि गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जो चेंज हो रहा है द्रव में, तो उसे तो हम गलनांक कहते हैं। तो उसी को कह रहा है कि बदलने के लिए द्रव में जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी जिस ऊर्जा से वो क्या होता है, पिघलता है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी जो बाहरी टेम्परेचर के कारण ही तो बर्फ गल रहा है, तो उसी टेम्परेचर को कह रहा है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, जो टेम्परेचर होता है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है पिघलने के लिए, उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आई होप बच्चा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश की है। अब इसके आगे देखिए, अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। यानी देखिए क्या कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ जमता ही है, तो उन्हीं बर्फ के जो कण होते हैं उनकी तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। यानी पानी के कण से अधिक ऊर्जा किसमें होती है? बर्फ के कणों में होती है। दोनों को क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रख के कहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा क्या है? क्वथनांक। क्वथनांक देखिए, क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। देखिए, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, यानी बाहरी टेम्परेचर के कारण ही, एटमॉस्फेयर के कारण, वातावरण के कारण, कहने का मतलब वायुमंडलीय दाब पर, जो वायुमंडल का दाब है, जो टेम्परेचर है, दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, जिस टेम्परेचर पर द्रव उबलने लगता है, इसे क्या कहते हैं? हम क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। देखिए, जब ठोस से द्रव में चेंज होगा तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। लेकिन वही क्या होता है, जब द्रव उबलने लगेगा, बाहरी टेम्परेचर के कारण क्या होगा, उबलने लगेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। देखिए, जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। यानी इसे कितना कहेंगे? 373 केल्विन का मतलब क्या होगा सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कैसे होगा, तो देखिए 373 बराबर कितना होता है हमारा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 273 में 100 हम ऐड कर देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा क्या हो जाएगा? 273 केल्विन। इसके बाद देखिए आगे, ऊर्ध्वपातन। आगे हमारा क्या है? ऊर्ध्वपातन। देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि क्या द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना क्या होते हैं? द्रव की अवस्था में क्या होते हैं? परिवर्तित नहीं होते हैं। परिवर्तित हुए बिना ही क्या होते हैं? ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव में परिवर्तित नहीं होते हैं, सीधे ठोस से किस में, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा बच्चा, कि ठोस से सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है, और गैस से फिर वो क्या करता है? फिर से ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित कर लेता है, बदल लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
ऊर्ध्वपातन, यानी ठोस से द्रव में और द्रव से फिर से ठोस से गैस में और गैस से फिर से क्या, ठोस में खुद को बदल लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब इसके बाद अगला हमारा क्या है, देखिए अब दूसरा हमारा क्या है, पहला तो हम देख लिए तापमान में परिवर्तन, अब दूसरा हमारा क्या है, दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब के द्वारा कैसे परिवर्तन होगा। तो देखिए यदि हम तापमान घटाने पर क्या करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे, तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, क्या करें, उसे संपीड़ित करें, यानी उस कण को बिल्कुल सटा दें, यानी उसको प्रेशर दें ताकि वो क्या करे, कण एक दूसरे से सट जाए, उसे प्रेशर करें, तो कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में इसका एग्जाम्पल भी बताया है कि क्या एलपीजी सिलेंडर गैस को क्या करेंगे, रेगुलेटर को निकाल के अगर उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे उसको, तो वो क्या होगा कि उसमें जो गैस होंगी नीचे की तरफ दबेंगी। या फिर इसका एग्जाम्पल हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि स्प्रे ले लेंगे, स्प्रे को क्या करेंगे, स्प्रे को हम परफ्यूम को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो जब दबाएंगे तो उसमें से क्या हमारा गैस निकलेगा। तो कैसे गैस निकल रहा है, तो देखिए जब हम दबा रहे हैं तो उसमें तो खैर लिक्विड है, और जब हम दबा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दबाव पड़ रहा है, अंदर प्रेशर पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, दबाने से उसके कण क्या होंगे, आपस में सट जाएंगे, बिल्कुल सट जाएंगे, और उनके कणों के बीच में क्या दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में चेंज हो जाएगा। जो हमारा गैस होगा वो ऐसे तो उसमें क्या लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन निकालेंगे तो गैस निकलेगा, लेकिन वही जब प्रेस करेंगे तो उसमें लिक्विड जो होगा बिल्कुल लिक्विड के कण सट जाएंगे, लेकिन बाहर जो निकलेगा वो क्या होगा, हमारा गैस होगा। तो वही कह रहा है कि गैस द्रव में चेंज हो जाता। देखिए गैस हमारा किस में, द्रव में बदल जाएगी। देखिए दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब बढ़ाएंगे तो तापमान घटाना पड़ेगा, दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तापमान घटेगा, और जब तापमान घटेगा तो क्या होगा, गैस को द्रव में बदलेगा, क्या करेगा, गैस को द्रव में बदलेगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। जब ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो गैस के कण क्या होंगे, नज़दीक आ जाते हैं। जैसे बैलून ही ले लीजिए, उसको फुला के और उसको दबाइए तो देखिए क्या होता है। तो वही कह रहा है कि उसके कण क्या होंगे, गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैसीय CO2 में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा बच्चा, यहाँ क्या ठोस बोला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैसीय CO2 में बदला जा सकता है, यानी ये क्या ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज किया जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर एक एटमॉस्फेयर तक करना होगा। इसके दाब को क्या घटा के कितना करना होगा, 1 एटमॉस्फेयर तक करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ठोस से क्या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे अगला हमारा टॉपिक है क्या, वाष्पीकरण। तो देख लेते हैं वाष्पीकरण क्या है। तो देखिए एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। यानी कहने का मतलब इसका क्या है, समझिए कि एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें क्या द्रव पदार्थों में सतह के कण क्या होते हैं, द्रव में सतह के कण क्वथनांक से नीचे, यानी क्वथनांक से क्या कह रहा है, नीचे, यानी जिस टेम्परेचर पे द्रव से गैस में चेंज होता है, क्या द्रव से गैस में चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कण क्वथनांक से भी नीचे, यानी उस टेम्परेचर से भी नीचे तापमान पर वाष्प में बदलने लगता है। यानी जिस टेम्परेचर पे जल वाष्प में चेंज होता है उस टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पर वाष्प में बदलने लगता है, यानी क्या गैस में चेंज होने लगता है। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इसके आगे देखिए
देखिए इसके आगे है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। तो देखिए कारक हमने क्या 4 बताया था आपको, कौन कौन सा? पहला सतह, दूसरा तापमान, तीसरा आर्द्रता और चौथा हमारा क्या है? वायु की गति। तो देखिए सतही क्षेत्रफल, देखिए सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया था कि अगर कपड़े को धुलकर तार पे अच्छे से फैला के पसारेंगे तो क्या होगा कि जल्दी से सूखेगा। यानी सतह जितना ज़्यादा लेके पसारेंगे कपड़े को उतना ही क्या वाष्पीकरण का जल्दी वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, कपड़ा जल्दी सूख जाता है। और दूसरा हमारा देखिए तापमान में वृद्धि, तापमान के द्वारा तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतनी ही जल्दी क्या होगी, कोई भी चीज़ यानी कपड़ा ही ले लीजिए वो सूखेगा, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके क्या गतिज ऊर्जा क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्या होगा, आर्द्रता। अगला हमारा दिया है क्या, आर्द्रता दिया है। तो देखिए आर्द्रता क्या होता है। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। यानी मान लीजिए बारिश का मौसम है और हवा ठंडा ठंडा चल रहा है, ठीक, तो उस टाइम बताइए अगर उस टाइम कपड़ा फैलाएंगे और हवा में क्या है, नमी है, आर्द्रता है, ठंडी ठंडी हवा है, आर्द्रता है उस हवा में, तो क्या कपड़ा जल्दी सूखेगा? नहीं सूखेगा, कपड़ा बहुत लेट से सूखता है उस टाइम। देखिए ठंडी के दिनों में कपड़ा बहुत लेट से सूखता है, या उससे पहले देख लीजिए अपना बारिश के दिनों में कपड़ा क्या होता है, बहुत ही लेट से सूखता है। तो वही कह रहा है अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है। उसके बाद अगला हमारा है वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। देखिए अगर हवा खूब तेज चल रहा है, भले ही धूप नहीं है कोई मतलब नहीं है, अगर हवा खूब तेज चल रहा है तो क्या होता है, कपड़ा भी हमारा उस टाइम देखेंगे तो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो वही कह रहा है कि जब वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण का दर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए उसके बाद हमारा क्या है, वाष्पीकरण में शीतलन, यानी शीतलन के द्वारा कैसे होता है। तो देखिए वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण इसके आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर पाते हैं। इस अवशोषण के प्रक्रिया वातावरण शीतल हो जाते हैं और इस अवशोषण के कारण वातावरण क्या होते हैं, शीतल हो जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान जो होता है, जो लुप्त हुई ऊर्जा होती है, जो छिपी हुई ऊर्जा होती है, वो क्या होती है, पुनः प्राप्त करने के लिए, उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, फिर से प्राप्त करने के लिए उस ऊर्जा को द्रव के कण क्या होते हैं, इसके आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का पूरा नोट्स था। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का पूरा नोट्स हो गया। फिर से मिलते हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करके इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।